स्वागत है। आज के इस सफर में हम परीक्षा के उन भारी भरकम नोट्स को भारत की स्वतंत्रता संग्राम की एक बेहद दिलचस्प टाइमलाइन में बदलने वाले हैं। ये सिर्फ रटने वाली बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो सफर है जिसने हमारे देश का भविष्य तय किया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सफर के 6 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, कांग्रेस का जन्म। दूसरा, प्रथम अध्यक्ष, गीत और विभाजन। तीसरा, गांधी युग की शुरुआत। चौथा, पूर्ण स्वराज की मांग। पांचवां, आंतरिक संघर्ष और नेतृत्व। और आखिर में स्वतंत्रता की ओर। तो चलिए सीधे पहले पड़ाव पर चलते हैं, कांग्रेस का जन्म और उसकी नींव। शुरुआत करते हैं सीधे एक सवाल से जो एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन आखिर कहाँ हुआ था? मद्रास, बॉम्बे, पटना या फिर लखनऊ? जरा सोचिए। सही जवाब है बॉम्बे। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो है इसका पैमाना। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में A.O. ह्यूम की पहल पर सिर्फ 72 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था और इसके पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। सोचिए, महज 72 लोगों की एक छोटी सी शुरुआत ने आगे चलकर कितने बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। अब आते हैं दूसरे चरण पर, प्रथम अध्यक्ष, गीत और विभाजन। जैसे जैसे कारवां बढ़ा, चुनौतियां भी बढ़ीं। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि सिर्फ 3 सालों में इस आंदोलन का नेतृत्व कितना व्यापक हो गया। 1886 में दादाभाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक अगले साल 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूल पहले ब्रिटिश यानी गैर भारतीय अध्यक्ष बने। साफ है कि अलग अलग आवाजें अब एक साथ आ रही थी। अब उन राष्ट्रगीतों की बात करते हैं जिन्होंने इस पूरे आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। एक और नॉलेज चेक, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? इसका जवाब कलकत्ता है। असल में उस वक्त कलकत्ता हमारी सांस्कृतिक धड़कन हुआ करता था। 1896 में यहीं पहली बार वंदे मातरम गाया गया और फिर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार जन गण मन की गूंज उठी। एक और जरूरी बात, 1906 के अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में ही पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल भी हुआ था। पर कहते हैं ना, जहां अलग अलग विचार होते हैं वहां टकराव भी होता है। 1907 में सूरत में यही हुआ। वैचारिक मतभेदों के चलते कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बंट गई। लेकिन दिलचस्प बात देखिए, ठीक 9 साल बाद 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में ये दोनों गुट फिर से एक हो गए। और तो और मुस्लिम लीग के साथ भी एक अहम समझौता हुआ। अब पहुंचते हैं तीसरे चरण पर, गांधी युग की शुरुआत और जनलामबंदी। ये वो दौर था जब आंदोलन घर घर तक पहुंचने लगा था। यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल आता है, उस रणनीति के बारे में जिसने आज़ादी की लड़ाई का पूरा रुख ही बदल दिया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था, जहां महात्मा गांधी ने बाकी नेताओं को इसके लिए राजी कर लिया था? इसका सही जवाब है सितंबर 1920 का कलकत्ता का विशेष अधिवेशन। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुआ ये अधिवेशन एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहीं पर विदेशी शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया था, जो सीधे तौर पर एक अहिंसक कार्यवाही की शुरुआत थी। चलिए अब एक ऐसे शानदार ट्रिविया की बात करते हैं जो एग्जाम्स का फेवरेट है। महात्मा गांधी ने पहली और आखिरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता आखिर कहाँ की थी? ऑप्शंस हैं नागपुर, त्रिपुरा, बेलगांव या सूरत। जवाब है बेलगांव। हैरानी की बात है ना, इतने बड़े नेता और इतने व्यापक प्रभाव के बावजूद महात्मा गांधी ने ऑफिशियली सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और वो था 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जो कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे चरण की तरफ, स्वराज की मांग। यानी अब लक्ष्य था पूर्ण स्वतंत्रता। आज हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि 1930 में इस तारीख का क्या महत्व था? कांग्रेस पार्टी ने इसे किस दिन के रूप में मनाया था?
इसका जवाब सीधे 1929 के लाहौर अधिवेशन की दूरदर्शिता से जुड़ा है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यहीं पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ था और 31 दिसंबर 1929 की कड़कड़ाती ठंड में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया। तभी ये तय हो गया था कि 26 जनवरी 1930 को हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। क्या गजब का विजन था। सफर के 5वें पड़ाव पर आते हैं, आंतरिक संघर्ष और नेतृत्व। आज़ादी करीब थी, लेकिन वैचारिक टकराव भी अपने चरम पर थे। चलिए, अब इस आंदोलन के इतिहास के सबसे ड्रामेटिक इलेक्शंस में से एक को याद करते हैं। लगातार 2 बार 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? बिल्कुल सही, सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने 1938 के हरिपुरा और 1939 के त्रिपुरी दोनों ही अधिवेशनों में शानदार जीत दर्ज की थी। 1939 में तो उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था, लेकिन गांधी जी के साथ गहरे वैचारिक मतभेदों के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। ये घटना दिखाती है कि उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियां कितनी जटिल थी। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और छठे चरण पर, स्वतंत्रता की ओर। इस अंतिम पड़ाव के आंकड़े देखिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1940 से 1945 तक रामगढ़ में लगातार 6 सालों तक अध्यक्ष रहकर एक बहुत ही जरूरी स्थिरता दी। वो सबसे लंबे समय तक और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे। फिर ठीक उसी वक्त जब आज़ादी मिलने वाली थी, 1946 के मेरठ अधिवेशन में नेतृत्व जेबी कृपलानी के हाथों में आ गया और आज़ादी के ठीक बाद 1947 में नई दिल्ली में विशेष अधिवेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ। एग्जाम से पहले इन सारे फैक्ट्स को दिमाग में एकदम सेट करने के लिए आइए फटाफट प्रथम अध्यक्षों का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। WC बैनर्जी पहले अध्यक्ष, बदरुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम अध्यक्ष, जॉर्ज यूल पहले यूरोपीय अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजनी नायडू। और आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ये सारे पॉइंट्स एकदम रट लीजिए। तो आज के इस सफर को यहीं विराम देते हैं। जाते जाते जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, एक संगठन जो 1885 में सिर्फ 72 लोगों की एक छोटी सी मीटिंग से शुरू हुआ था, वही दशकों की मेहनत के बाद आज़ादी की एक ऐसी आंधी बन गया जिसे कोई रोक नहीं पाया। सोचिए, आज उठाए गए हमारे छोटे और सही कदम कल के भविष्य को कैसे बदल सकते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।